आज हम इस क्लास में काव्य दोष के बारे में पढ़ेंगे, जो एक काव्य शास्त्र का टॉपिक है। काव्य गुण और जो काव्य दोष दोनों अलग अलग है। काव्य गुण और जो काव्य रीतियां थी वो हमने फर्स्ट ग्रेड का जब सिलेबस किया था उस टाइम उसको अच्छे से कर लिया है, तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेकेंड ग्रेड का जो कोर्स है वही करेंगे जो हमने फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं किया है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो काव्य गुण और काव्य रीति वाली, तो वो है जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर मैंने उसको ऐड कर दिया, वहां पर जाके देख लीजिए। इसके अलावा जो भी और कोई टॉपिक है तो वो फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर आपको सारे टॉपिक है वहां मिल जाएंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा वहां पर पड़ा है, तो आप जाकर वहां देख सकते हो। इस क्लास के अंदर हम वही टॉपिक करेंगे जो हमारा छूट गया है, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में न देखकर अलग से सेकंड ग्रेड में दे रखे। जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में जो सेम टॉपिक है उसको मैंने फर्स्ट ग्रेड में करवा दिया, तो वो हम सेकंड ग्रेड वाले में नहीं करेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करे, आप लाइक नहीं करते हो लाइक किया करे, प्यारा सा कोई कमेंट करे, किसी भी प्रकार का डाउट रहता तो भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज पूछनी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं काव्य दोष की। तो काव्य जो दोष है, दोष का मतलब होता है जो कमियां होती है, गुण का मतलब होता है जो अच्छाइयां होती है। तो काव्य गुण है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, 3 प्रकार के थे वो हमने अच्छे से किए हैं। काव्य दोष है उसकी परिभाषा की बात करें हम तो देखिए, रस का अपकर्ष, एक होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब बढ़ाना होता है और अपकर्ष का मतलब कम करना होता है। करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते, यानी जो रस है उस रस को बढ़ाने वाले वो गुण है और रस को कम करने वाले वो दोष है। जिन तत्वों को पढ़कर या सुनकर श्रोता, सुनने वाला है श्रोता अथवा पढ़ने वाला है पाठक, के आनंद में खलल व्यवधान उत्पन्न होता है उसे काव्य दोष कहा जाता है। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी काव्य दोष की, कि काव्य दोष वो है जब कोई श्रोता सुनता है, जिस प्रकार मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, ऐसे जो शब्द काम में लूं जिससे आपको सुनने में थोड़े अटपटे लगे, उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आए, तो आपको फिर उसमें मजा नहीं आता है। पाठक पढ़ने वाला है तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द है उसका हमें अर्थ पता नहीं चलता है, तो उसका हमें अच्छे से जो क्या कहना चाह रहा है, भाई जैसे कोई कवि है या लेखक है या जो हमारे को पढ़ाने वाला शिक्षक है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो हमें समझ में नहीं आ रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा? जब तक उसका अर्थ नहीं समझेंगे, जब जैसे उसका अर्थ समझ में आएगा तो उसमें हमारे को मजा आएगा, उसका आनंद आएगा। तो ये कह रहा है कि उसके आनंद में खलल, जिसको व्यवधान बोलते, यानी उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करे, तो उसके कारण जो शब्द काम में लिए जाते वो क्या है, काव्य दोष की श्रेणी में आते हैं, जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो काव्य दोष की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब इसी आधार पर काव्य दोष के प्रकार किए गए, वो 3 प्रकार किए गए। काव्य दोष है उसके 3 प्रकार किए गए, देखते हैं कौन कौन से है वो। पहला है शब्द दोष, यानी शब्द कोई ऐसे हो जिसका अर्थ हमें समझ में ना आए। त्रुटि युक्त शब्द या असंगत शब्द का प्रयोग करने से उत्पन्न दोष, यानी एक तो त्रुटि युक्त गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर असंगत यानी जो शब्द वहां पर उचित ना हो, क्योंकि हमने व्याकरण के अंदर देखा है कि अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जिस प्रकार हम एक उदाहरण लेके, एक जैसे शब्द हो गया भवन और एक शब्द हो गया सदन। अब दोनों क्या है, दोनों घर के लिए काम में लेते, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। पर जो हम जैसे लिखते पंचायत भवन, लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो वहां पर हम भवन काम में लिया, और हमारा जैसे कोई सदन जो घर होता है हमारा, उसके लिए हम जैसे कोई भी जैसे नाम हो उसके आगे जैसे हम लेंगे कृष्ण सदन या सीता सदन, जो भी हो अपने हिसाब से हम उसके सदन लगाते, तो इसमें फर्क होता है, समझ रहे हो आप? तो ये जो भवन और जो सदन, अब जिसके अब जैसे पंचायत सदन लगाएं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वही है कि जो असंगत शब्दों का जहां पे
प्रयोग करते हैं तो वो शब्द दोष आता है, इन शब्दों में जहां कमियां रह जाती है। अर्थ दोष की बात करें, शब्द से प्रकट या व्यक्त होने वाला अर्थ सुसंगत नहीं हो, यानी कोई अर्थ निकाले हम और वो अर्थ वहां पर सटीक नहीं बैठ रहा हो, उसका अर्थ सही तरीके से नहीं निकल रहा हो, तो वो होता है हमारा अर्थ दोष। फिर होता है वाक्य दोष, व्याकरण के नियमों की अनदेखी की गई हो, यानी व्याकरण के नियमों की अनदेखी का मतलब होता है जो वाक्य होता है, जैसे राम स्कूल जाता है तो हम जैसे पहले लगा देते हैं जाता है स्कूल राम, इस प्रकार उसको अव्यवस्थित करें। बाकी हिंदी में क्या होता है कि कर्ता पहले आता है, फिर उसमें कर्म आता है, फिर उसके बाद में क्रिया आती है, तो ये कर्म होता है। तो व्याकरण के जो नियमों की अनदेखी की जाए वो वाक्य दोष होता है। तो हमारे सामने 3 प्रकार के दोष हो गए, शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। इन्हीं आधार पर है हमारे जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, जो सेकंड ग्रेड है उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर 6 काव्य दोष दे रखे, यानी मुख्य रूप से तो काव्य दोष 3 प्रकार के हो गए, शब्द दोष है, अर्थ दोष है, वाक्य दोष है। अब इनमें से अलग अलग है, शब्द दोष भी बहुत सारे होते, अर्थ दोष भी होते और वाक्य दोष भी होते। हमारे सिलेबस के अंदर जो दे रखे उनमें से 4 है वो शब्द दोष दे रखे और 1 अर्थ दोष है और 1 वाक्य दोष है। ठीक है, 6 जो काव्य दोष है वो हमारे सिलेबस में है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए हमारे सिलेबस की बात करें तो एक श्रुति कटुत्व दोष जो शब्द दोष है, ग्राम्यत्व दोष ये भी शब्द दोष है, अप्रतित्व दोष जो भी शब्द दोष है, कलिष्ठत्व दोष ये भी शब्द दोष है और अक्रमत्व दोष ये वाक्य दोष है और दुष्कर्मत्व दोष ये अर्थ दोष है। तो कहने का मतलब 4 है वो हमारे क्या हो गए, शब्द दोष हो गए, और 1 है वो अर्थ दोष है और 1 है वो वाक्य दोष है। ठीक है, ये हमारे 6 है जो सिलेबस के अंदर दे रखे सेकंड ग्रेड। इन 6 को हम अच्छे से समझेंगे, श्रुति कटुत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अप्रतित्व दोष ये क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। और आज की जो क्लास है उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करोगे, अच्छे से आपको समझा। देखिए श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति का मतलब होता है कान, ठीक है, और कटुत्व का मतलब होता है कड़वा। इसको अर्थ को समझना जरूरी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो श्रुति कटुत्व का मतलब हुआ कान प्लस कड़वे, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो श्रुति का मतलब कान हो गया और इसका मतलब हो गया कड़वा, यानी सुनने में कान को कड़वा लगे, वो होता है श्रुति कटुत्व दोष। तो जब कान को कड़वा कब लगता है, जैसे मान लिया हम जो डीजे होता है ना, डीजे पे जब गाने चलते तो मंद मंद आवाज में सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं, फिर उसकी तेज आवाज करते हैं तो कानों में कर कर की आवाज आती है और वो हमारे को अच्छे नहीं लगते। कहने का मतलब जो सुनने में हमारे को अच्छे नहीं लगे। कई बार ऐसे होते हैं कि फालतू का जो हा उल्ला होता है तो वो हमारे को अच्छा नहीं होता, क्लास में जैसे ज्यादा हा उल्ला करने लगे लड़के तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे जो, ठीक है, जहां कानों को उद्वेगजनक लगने वाले अर्थात कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कर्ण यानी कान, कान को कड़वा लगने वाले श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो इसकी परिभाषा में इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से आप समझ गए होंगे। यानी कान को सुनने में जो शब्द कड़वे लगे वो हमारे क्या होते हैं, श्रुति कटुत्व दोष में शामिल किए जाते हैं, और ये एक शब्द दोष है श्रुति कटुत्व। लक्षण देखिए, कठोर वर्णों, मूर्धन्य का प्रयोग, मूर्धन्य ध्वनियां मैंने आपको पढ़ा दिए, जो ट, ठ, ड, ढ और ण, और हमारा मूर्धन्य स, ये वाली जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां, एक वो री हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जो हमारी वर्णमाला की जो क्लास थी उसके अंदर आपने देखी भी होगी, अच्छे से आप समझ भी पाए होंगे। तो ये जो है कह रहा है कि कठोर वर्ण जो मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है, यानी इनके अंदर इसका शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो ये वर्ण है जो शब्दों के अंदर काम में आएंगे। आगे देखिए और क्या है इसकी विशेषता। लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। समास है जो मैंने आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां हैं जो अच्छे से मैंने आपको बता दी है, फर्स्ट ग्रेड के टाइम में बताई थी, और उसको सेकंड ग्रेड वाली प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हो। तो लंबे लंबे समासों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। वीर, रौद्र,
विभत्स और भयानक रसों में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग दोष नहीं अपितु गुण माना जाता है। तो वीर है, रौद्र है, विभत्स है, ये जो रस वाला टॉपिक है वो भी मैंने अच्छे से करवा दिया है और ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में था, तो हमारे सेकंड ग्रेड में भी है, तो ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। कुछ टॉपिक मैंने सेकंड ग्रेड में ऐड कर रहा हूं जो प्ले लिस्ट में, अगर आपको सेकंड ग्रेड वाले प्ले लिस्ट में ना मिले तो आप फर्स्ट ग्रेड वाले प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। तो ये कह रहा है कि वीर, रौद्र, विभत्स और जो भयानक रस होते हैं उसके अंदर मूर्धन्य ध्वनियां काम में ली जाती है, तो वहां पर वो है, वो दोष नहीं है, वो गुण है, वहां पर उनका गुण है। तो वहां पर रौद्र जो, क्योंकि वीरता, रौद्र ये जो उत्पन्न करने के लिए हमारे को क्या है, ऐसे कठोर ध्वनियां काम में लेनी पड़ती है, तो ये उसका गुण हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझ गए। अब देखिए जैसे कैसे आएंगे इसके उदाहरण, आपको पढ़ोगे तो पढ़ते ही मैंने आपको बता दिया कि लंबे लंबे समास आएंगे इसके अंदर। दूसरी बात है जो मूर्धन्य ध्वनियां वो काम में ली जाएगी जो कानों को अच्छी नहीं लगे। देखो, कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं दृष्टता। अब देखो इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा जोर आता है, दृष्टता इस प्रकार कैसे लगता है ये शब्द, ठीक है। पर क्या ने विश्वोत्कृष्टता, देखो कितना लंबा आया सब, करती विचारोत्कृष्टता। तो इसे पढ़े हम तो पढ़ने में हमारे को थोड़ा अटपटा लगा, लंबे लंबे समासों का प्रयोग कहा था, इस प्रकार के जो शब्द है कानों को कड़वे भी लग रहे, तो इसको जैसे ही पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, सुरती कटुत्व दो से हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, कब की इकटक डटी रही तरिया अंगूरिन तारी। तो देखिए टे, डे, टे, टे और टा, मतलब ऐसे जो शब्द है जो हमारे मूर्धन्य ध्वनियां वो आ रही है, तो ये हमारा श्रुति कटुत्व दोष हो गया। दोनों उदाहरण मैंने लेकर बता दिया कि जो वर्णों का प्रयोग इस प्रकार होगा और लंबे लंबे समासों का प्रयोग है वो इस प्रकार किया जाएगा। श्रुति कटुत्व दोष को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया आपको तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, आगे हमारा 2 नंबर है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष, ए का मतलब होता है नहीं, प्रतित्व का मतलब दिखाई देना, तो अप्रतित्व का दोष का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, यानी उसके अंदर दोष है पर वो दिखाई ना दे कुछ शब्द। वाक्य में पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल अप्रतित्व दोष कहलाता है। जैसे पारिभाषिक शब्दों का मतलब जो दूसरी भाषाओं के जो शब्द है जो हमारे हिंदी में काम में लेते, हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है, इसमें सेकंड ग्रेड में नहीं फर्स्ट ग्रेड में था पारिभाषिक शब्दावली, यानी जो अंग्रेजी का शब्द होता है उसकी हिंदी हमारे को पूछी जाती है। तो ये कह रहा है कि दूसरी जो भाषाओं का शब्द है वो हमारी हिंदी में काम में लिए। जैसे उदाहरण क्या आया है, ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। ये जो अनुभव शब्द है ना वो क्या है, अनुभव शब्द है वो जो शब्द शास्त्र, जो रस शास्त्र है उसका पारिभाषिक शब्द है। अनुभव है वो रस शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, तो ये हमारे को पता भी नहीं चल रहा ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। दूसरा देखिए, तत्व ज्ञान पाकर हुए आश्य दलित समझ। आश्य, आश्य का मतलब होता है वासना, यहाँ पर वासना है, तो ये शब्द है वो जो क्या योग शास्त्र का है। योग शास्त्र में आश्य शब्द काम में लेते हैं वासना के लिए। तो अब तत्व ज्ञान पाकर हुए आश्य दलित समझ, तो अब इसको हमें पता ही नहीं चल रहा है देखने में कि इसके अंदर कोई दोष है या नहीं है, परंतु ये छांटना होता है। और ये कब छांट पाओगे, ये तब छांट पाओगे ज्यादा से ज्यादा आपको शब्दों का नॉलेज होगा, कौन सा शब्द कहां से लिया गया है, तब आप इसमें। तो अप्रतित्व दोष है वो थोड़ा कठिन है क्योंकि ऐसे हम छांट नहीं पाते। हाँ, ज्यादातर उदाहरण आप देखोगे तो उदाहरणों से आपको यही उदाहरण है जो 15-20 उदाहरण है जिन्हीं को घुमा फिरा कर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। तो इन शब्दों को पकड़ लीजिए, जैसे अनुभव शब्द आ गया तो ये अनुभव शब्द है जो रस शास्त्र का, तो हमने पकड़ लिया गया अप्रतित्व दोष है। आश्य शब्द आ गया, तो ऐसे उदाहरण है, उन उदाहरणों को आपको पकड़ लेना है। बाकी समझ गए होंगे आप अप्रतित्व दोष होता क्या है, यानी जो पारिभाषिक शब्द है वो जो काम में लिए जाते जो हमारे को दिखाई नहीं देते और वहां पर दोष होता है। आगे देखिए हमारा 3 नंबर का, 3 नंबर का ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष का मतलब है जो ग्रामीण जो भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जो गंवारू शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम जो साहित्य में करते हैं, जो कविता है, जो कहानियां उसमें करते हैं, तो वो जहां वाक्य में सभ्य समाज में प्रयुक्त ना होने वाले अथवा गंवारू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आऊं। द्वार शब्द है वो एक ग्रामीण भाषा का शब्द है,
क्योंकि ये द्वार ऐसे होता है। ठीक है, तो ये द्वार शब्द है ना, वो क्या है, ग्रामीण भाषा का शब्द जो यहाँ पर काम में लिया गया है। मूड पे मुकुट धरे सोवत है गोपाल। मूड, मूड का मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क, उसको बोला है, ग्रामीण शब्द है। यानी मूड पे मुकुट, मुकुट यानी जो वो ऊपर मुकुट धरते हैं कृष्ण भगवान, तो उनके लिए आया, तो ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो जहां पर भी आपको दिखाई दे, आप जैसे ही उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो ऐसे शब्द है जो ग्रामीण भाषा में काम में लिए जाते, तो वो शब्द है जो हमारे क्या है, ग्रामित्व दोष में शामिल किए जाते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया ग्रामित्व दोष क्या होता है। इसके बाद में हमारा 4 नंबर, वो है कलिष्ठत्व दोष। कलिष्ठ का मतलब कठिन होता है, जटिल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने, जहां वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके अर्थ सरलता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सके, अर्थात शब्द का अर्थ जानने के लिए बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, वहां क्लिष्ट व दोष होता है। जैसे जिस प्रकार केशव की जो कविताएं थी ना, जिसको देने चहत विदाई पूछे केशव की कविताएं, यानी जो राजा महाराजा है, केशव की कविताएं इतनी कठिन होती थी कि उसका अर्थ है वो हर कोई नहीं बता पाता था। तो इसलिए राजा महाराजा अगर किसी कवि को जाना नहीं दे, कहने का मतलब उसको वो भेजना नहीं चाहते थे, तो उसको क्या करते थे कि वैसी जो केशव की कविताएं उनसे पूछते थे कि इनका अर्थ बता दो और फिर आप जा सकते हो, तो उनका अर्थ वो बता नहीं पाते थे। अब देखिए उदाहरण में क्या लिया, लंकापति भ्राता की प्रिया नहीं आवती। अब देखो लंकापति, तो लंकापति, लंकापति कौन था, रावण था, रावण था। ठीक है, रावण का भ्राता कौन था, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। अब ये कह रहा है प्रिया, प्रिया उसकी प्रिया कौन थी, नींद थी, नहीं आवती, नहीं आती। कहने का मतलब ये कोई कह रही है, कोई जैसे आदमी कह रहा हो या कोई सहेली कह रही, लंकापति भ्राता की प्रिया नहीं आवती, यानी इसको नींद नहीं आती है, यानी कुंभकर्ण की नींद, यानी इसको नींद नहीं आती है। वो कह कैसे रही है, लंकापति भ्राता की प्रिया नहीं आवती। कितना लंबा, सीधा से कह देती कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब ये इतना लंबा है कि लंकापति भ्राता की, तो इतना अर्थ लगाने के बाद में पता चलता है कि इसको नींद नहीं आ रही है। तो ये कठिन व्यायाम, यानी दिमाग की जो कसरत होती है ना, वो करनी पड़ती है। समझ में आ गया। आगे देखिए, एक मिनट थोड़ा इरेज करता हूं इसको। आगे है कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, यानी क्या कहें उस परदेसी की बात, इसका अर्थ ये होता है। और आगे वो देखते हैं, मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात, वेद नकत गरे जोरी अर्ध कर जो को बरजे हम खात। अब देखिए ये कह रही है, जो सखियां है, ये बात है वो कृष्ण से संबंधित है। वो सखियां क्या कह रही है, कृष्ण के बारे में, क्या कहें उस परदेसी की बात, यानी कृष्ण है वो हमारे को छोड़ के चले गए। अब इसका अर्थ देखो ऐसे निकाला, मंदिर, मंदिर का मतलब हो गया घर, ठीक है, अर्ध का मतलब हो गया आधा, अवधि का मतलब हो गया समय, हरि का मतलब हो गया कृष्ण, बदी गई यानी छोड़कर गए। तो ये कह रहा है कि घर से हमारे को वो ये कहकर गए थे कि मैं आधे समय के मतलब थोड़े ही समय के अंदर वापिस आ जाऊंगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। हरि आहार चली जात, हरि का मतलब होता है यहाँ पर जो शेर होता है ना, उस शेर को लिया है, हरि शेर। आहार का मतलब जो आहार, शेर का आहार क्या होता है, मांस होता है, मांस होता है, मांस खाता है। चली जात, अब मांस का मतलब यहां पर लगाया महीने से, महीने से वो मास। तो ठीक है, ये कह रहा है हरी आहत चली जात, ये कह रहे हैं कि जो उस परदेसी की क्या कहे हम, उसने हमारे को ये कहकर घर से गए थे कि कुछ ही समय में वापस आ रहा हूं, पर उनको गए हुए आज 1 महीना हो गया है। तो हरी आहत चली जात, अब देखो इसका अर्थ कैसे लगाएंगे, कितना कठिन है। फिर देखो, वेद नखत गरे जोरी अर्ध कर जो को बरजे हम खात। वेद, वेद का मतलब क्या, जो वेद होते हैं तो 4 वेद होते, वो 4 वेद हो गए। फिर उसके बाद में यहां पर थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए 4 वेद हो गए, उसके बाद में जो नक्षत्र होते हैं वो हमारे 27 होते, फिर ग्रह, ग्रह हमारे 9 होते। अब ये कहते जोड़ी अर्ध कर, यानी इसको जोड़ो, इन सभी को जोड़ो। तो इनको जोड़ने के बाद में जो हमारे जो आते, तो हमारे कितने हो गए, तो 27 और 9
ये हमारे हो गई 36, 36 में 4 40, 40 हो गए। अब ये कह रहा जोड़ी अर्ध करो, जोड़ के उसको आधे करो तो 2 का भाग लगाए, ये हो गए 20। और 20 का मतलब यहाँ पर विष से लगाया है, विष, जो विष होता है जहर। अर्ध कर को बरजे हम खाते, यानी कहने का ये कह रहा है कि अब हम उनकी याद में उसके वीर्य में जहर खा रहे हैं, विष खा रहे हैं, तो भी हमारे को कोई यहाँ पर मना करने वाला नहीं है। तो देखो कितना परिश्रम करने के बाद में इसका अर्थ है जो हम ले पाए, निकाल पाए। तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे इसके अंदर काउंट होते हैं क्लिष्ट दोष, यानी क्लिष्ट का मतलब ही कठिन होता है। आगे देखिए अकर्मत्व दोष, जिस का मतलब नहीं और कर्म जिसका कर्म सही ना हो, जहां व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाक्य निर्मित किया गया हो, अर्थात अनुपयुक्त या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना या शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग न करना अक्रमत्व दोष माना जाता है। यानी जो व्याकरण के जो नियम कायदे, उन नियम कायदों को ध्यान में न रखते हुए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, तो वो अक्रमत्व दोष कहलाता है, उनका कर्म सही नहीं होता है। देखिए उदाहरण में क्या दे रखे, राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में। तो यहां पर देखो राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, इसका ये ऐसे होना चाहिए था, राम गए वन में, ये फिर यहां पर आता, फिर भरत पहुंचे कुछ दिन में। देखो यहां फिर शब्द का कर्म ठीक नहीं है, यानी राम गए वन में, फिर यहां पर आता भरत, यहां पर होता फिर भरत पहुंचे कुछ दिन में, तो कर्म इसका सही नहीं है। तो ये हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, क्योंकि उदाहरण 1 या 2 उदाहरण ले सकते हैं, 50 उदाहरण तो ले नहीं सकते, ऐसे भी क्लासें वो लंबी हो जाती है। अब देखो अमानुषी भूमि अबानरी करो, यानी ये कह रहा है अमानुषी भूमि, अमानुषी की मतलब है कि वहां पर मनुष्य नहीं रहता है, उस भूमि को बंदरों से रहित करो, उस भूमि को बंदरों से रहित करो। अब रहित कैसे करेंगे, जहां पर मनुष्य ही नहीं रहता तो उसको रहित, यानी बंदरों को मारने का काम कौन करेगा, ये पहले से ही वो तो मनुष्य से रहित है, तो इसका कर्म उल्टा हो गया है, सही नहीं है। अर्थात मनुष्य से हीन भूमि को बंदरों से हीन करने की बात तर्क संगत नहीं है। तो ऐसे उदाहरण है जो हमारे इसके अंदर काउंट होते हैं अकर्मत्व दोष में। अब बात आती है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष है जहां शब्दों का कर्म शास्त्र संगत न हो, अर्थात लोकाचार या नीति की दृष्टि से उचित न हो, दुष्कर्मत्व दोष होता है। यानी यह कह रहा है कि जो शब्द होते हैं, उन जो शब्दों का कर्म है वो शास्त्र संगत ना हो। शास्त्र संगत का मतलब है कोई बात है जो शास्त्र से, जैसे मान लिया बाप है वो बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है, भाई तो ये बात है वो शास्त्रों में भी लिखी हुई है, हमें भी पता है, एक लोक व्यवहार में जो चलती है, जो लोकाचार हो गया, नीति की बात हो गई, तो ऐसी जो सुसंगत ना हो। जैसे मान लिया अध्यापक है, अध्यापक के जो स्टूडेंट है वो भाई उस सर झुकाते हैं, उसको जो प्रणाम करते, तो ऐसा तो नहीं है कि अध्यापक है वो उसके आगे सर झुकाए स्टूडेंट के आगे, तो ये जो उल्टा हो जाता है। तो समझ रहे हो आप, तो शास्त्रों के जो विरुद्ध जो बात हो वो इसके अंदर आती है। अब देखिए मारुत नंदन, मारुत को मन को खगराज को वेग लगायो, ये बात है वो जो बजरंग बली हनुमान जी महाराज है उसके बारे में, और एक ही वो ऐसे मारुत नंदन, मारुत का मतलब होता है हवा वायु, और नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो जो हवा जो है, तो पवन पुत्र बोलते हैं ना उसको, तो हवा यानी पवन हो गया, तो पवन पुत्र कौन है, जो हमारे हनुमान जी महाराज है। अब वो कह रहे हैं कि जो पवन पुत्र जो है ना वो मारुत को, मारुत का मतलब होता है जो पवन या हवा या वायु, तो ये पवन का मन हमारा खगराज, यानी जो गरुड़ जो पक्षी होता है ना, गरुड़ को वेग लगाई, यानी वो जब ये उड़ रहे हैं, जैसे मान लिया वो संजीवनी बूटी के लिए जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि वो पवन से भी तेज है, फिर वो मन से भी तेज है, फिर वो गरुड़ से भी तेज उड़ रहे हैं। तो ये कर्म इसका उल्टा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो गरुड़ है ना वो तो धीरे धीरे उड़ता है, उसके बाद में जो हमारी पवन है वो चलती है, और उसके बाद में मन है वो सबसे तेज चलता है। क्योंकि जैसे मान लिया गरुड़ की बात करें तो यहां से उड़ना प्रारंभ करे तो वो 30 40 50 की स्पीड में होगा, भाई यही मानते हैं हम, भाई किलोमीटर के एम।
उसके बाद में हम पवन की बात करें तो पवन की गतियां हमारे को जैसे आती है कि आज 50 किमी की रफ्तार से हवा चलेगी, 40 किमी की रफ्तार से हवा चलेगी, तो वो हो गई। पर मन में क्या होता है, मन में जैसे हमें यहाँ विचार आया कि हम यहाँ बैठे और हमारे विचार में कि हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने लाल किला देखा, तो हमारे लाल किले सामने आ गए, तो कहने वाला हम सीधे कुछ ही सेकंडों में हम दिल्ली पहुंच गए। पर क्या पवन कुछ सेकंडों में पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। गरुड़ नहीं पहुंच सकता। तो पहले गरुड़ है, गरुड़ एक नंबर पे, फिर गरुड़ से तेज है वो हवा है, हवा से तेज मन है, तो ऐसे आता। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले इन्होंने हवा को ले लिया फिर मन को लिया, तो कहने वाला शास्त्रों के विरुद्ध बात की है, शास्त्रों के हिसाब से इन्होंने उचित कर्म नहीं रखा है। तो ये होता है दुष्कर्मत्व दोष। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो दुष्कर्मत्व दोष है, जो जितने भी दोष है मैंने 6 जो हमारे सिलेबस में दे रखे उनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।